जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वे बस किराने की दुकान से कोई भी रैंडम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा कि फैटी लिवर के लिए सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें ताकि सूजन को जल्दी से उलटना शुरू किया जा सके। मैं कुछ वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग का इस्तेमाल करके अपने लक्षणों को कैसे ठीक करते हैं। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूं। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून, सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूं। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाया है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। यह सामग्री जिसे आप अभी देखने वाले हैं मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग हमेशा के लिए अपने फैटी लिवर के लक्षणों को हराना सीखते हैं। अब मैं आपको यह छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी हो तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें। मैं आपको बताऊंगा कि लेबल पर क्या देखना है, पैसे कैसे बचाने हैं, क्या सच में असरदार है और किन चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको सटीक डोज और फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बहुत उपयोगी टिप्स दूंगा और यह भी बताऊंगा कि फैटी लिवर का इलाज करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे फैटी लिवर है और जो अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है, और इसमें ऐसी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब फैटी लिवर के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के विषय पर आते हैं। अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह है कि वे बस ग्रोसरी स्टोर से कोई भी रैंडम प्रोबायोटिक उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इसका कोई असर नहीं होता। और आप सोच रहे होंगे, क्या प्रोबायोटिक्स वाकई फैटी लिवर के लिए फायदेमंद हैं? अब मैं एक रिसर्च आर्टिकल पर बात करूंगा जो फैटी लिवर में इम्यून डिस्फंक्शन से आंतों की फ्लोरा के संबंध को दर्शाता है। इस बात पर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में होता है। जब आपको कोई इम्यून से जुड़ी बीमारी होती है जैसे फैटी लिवर डिजीज, तो आप मान सकते हैं कि आपकी आंतों में भी कुछ गड़बड़ है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप वाकई फैटी लिवर के लिए सही प्रोबायोटिक्स ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं तो मेरी सप्लीमेंट्स गाइड जरूर लें, जिसमें मैं आपको उन खास ब्रांड्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को फैटी लिवर से 6 हफ्तों में स्वास्थ्य हासिल करने में मदद की है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह लिंक आपको ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा जो आपको जानना चाहिए, जिसमें फ्री सप्लीमेंट गाइड शामिल है, जिसमें प्रोबायोटिक सिफारिशें हैं और केस स्टडीज हैं जो अपनी स्थिति को ठीक कर चुके हैं। इसके साथ एक्शन प्लान है जिससे आप खुद घर पर कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरुआत करें। तो इसे जरूर देखें। अब इस वीडियो को देखें, मैंने रिकॉर्ड किया फैटी लिवर के लिए प्रोबायोटिक्स समझाई गई है। यकीन मानिए, अगर हम अपने शरीर के सभी जीन का कुल योग ले तो उनमें से केवल 1% ही वास्तव में मानव है। बाकी 99% बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से आते हैं जो ज्यादातर हमारी आंतों और श्वसन मार्गों में रहते हैं। जो लोग अपनी समस्याओं के लिए जेनेटिक्स को दोष देते हैं, हो सकता है आपकी जेनेटिक्स उतनी खराब न हो। आपकी जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में बैक्टीरिया का असंतुलन हो जो आपकी बड़ी समस्या की वजह बन रहा हो। यह ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते और यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का अनुपात बदलता रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। हमने यह डिप्रेशन में देखा है, हमने यह मोटापे में भी देखा है, हमने यह IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी देखा है, हमने यह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस, रूमेटाइड, MS, सोराइसिस, एक्जिमा और क्रॉनिक एलर्जी में भी देखा है। बुरे बैक्टीरिया की भूमिका होती है, इसलिए उन्हें हटाकर अच्छे बैक्टीरिया लाने होंगे। चीन से एक काफी प्रसिद्ध अध्ययन है जो दिखाता है कि अगर आप एक डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति का स्टूल सैंपल लेकर उसे एक चूहे को देते हैं तो वह चूहा, जो पहले बहुत सामाजिक, खुश और संतुलित था, वह अब बंद सा,
चिंतित और डिप्रेस्ड हो जाता है। यहां एक और अध्ययन है जिसमें एक मां और उसकी बेटी को देखा गया। मां एक मैराथन धाविका थी, पतली, चुस्त और फिट। उन्हें स्टूल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उनकी बेटी ने सैंपल डोनेट किया। उनकी बेटी 30 से 40 पाउंड अधिक वजन की थी और ज्यादा फिट नहीं थी। अगले 3 महीनों के दौरान मैराथन धाविका मां ने अपनी अधिक वजन वाली बेटी से बैक्टीरिया प्राप्त करने के बाद 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली बात है। वैसे हार्वर्ड में अब वे वजन घटाने और यहां तक कि डिप्रेशन के लिए भी स्टूल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की कई स्टडीज से पता चला है कि अगर आप किसी सूजन संबंधी बीमारी के मरीज का स्टूल सैंपल ले तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के जरिए वही बीमारी किसी और में उत्पन्न की जा सकती है। यह बात ज्यादातर सूजन संबंधी बीमारियों के लिए सही है, जैसे ल्यूपस, आईबीएस, क्रोहन, कोलाइटिस, रूमेटाइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, सोराइसिस, फैटी लिवर और एलर्जी। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट्स या माइक्रोबायोम हैकिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रोबायोटिक्स को लेकर फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, स्ट्रेन्स की संख्या और स्ट्रेन्स के प्रकारों के बारे में जरूरत से ज्यादा चर्चा करते हैं। कुछ लोग तो रेफ्रिजरेटेड वर्जन खरीदने बनाम मिट्टी आधारित स्पोर फॉर्म्स पर भी बात करते हैं। और अब तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपके स्टूल का सैंपल लेकर उसका विश्लेषण करती हैं और आपको कस्टम डिजाइन की गई ब्लेंड्स भेजती हैं। और मैं आपको एक चिकित्सक के रूप में बता सकता हूं कि मैंने इस विषय पर 300 से अधिक वैज्ञानिक लेखों का अध्ययन किया है और मेरी खोजें निम्नलिखित रूप में संक्षेपित की जा सकती हैं। एक अच्छे प्रोबायोटिक में 3 मुख्य बैक्टीरिया होते हैं: लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस और बिफिडोबैक्टीरियम। इन तीनों में से लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनके लिए सबसे अच्छा वैज्ञानिक प्रमाण भी है। अगला, यह जरूरी है कि आप अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स कम से कम दिन में 2 बार जरूर डालें, लेकिन आदर्श रूप से दिन में 4 बार। तो सिर्फ एक बार लेना भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही जब आप अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स डालते हैं तो आपको पुराने माइक्रोब्स को बाहर निकालना भी जरूरी है। और इसका तरीका यह है कि आपकी आंत की सफाई आदर्श रूप से दिन में 2 से 4 बार होनी चाहिए। टर्नओवर बहुत जरूरी है। अधिकतर लोग मान लेते हैं कि अगर वे प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप लगातार अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल रहे हैं और प्रोबायोटिक भी शायद सिर्फ एक बार ले रहे हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। और मेरी राय में वे इन लाभकारी माइक्रोब्स की पूरी क्षमता का लाभ उठाने से चूक सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन्स या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की संख्या को लेकर ज्यादा परेशान न हो और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर पैसे बर्बाद न करें जो आमतौर पर ज्यादा फायदेमंद नहीं होते। प्रोबायोटिक लेने की आवृत्ति ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक कौन सा है? अगर आप सबसे किफायती विकल्प देख रहे हैं तो दही या फर्मेंटेड फूड्स लें और आपको सिर्फ 1 चम्मच ही चाहिए। अगर आपको डेयरी से एलर्जी है तो आप नॉन डेयरी दही भी आजमा सकते हैं। अब दही ठीक है, फर्मेंटेड फूड्स भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ही बेहतर रहता है। बहुत सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स बाजार में उपलब्ध हैं। मैं चीजों को आसान रखूंगा और वही लूंगा जो किफायती हो और किसी भरोसेमंद ब्रांड से आता हो। मैं नीचे कुछ सिफारिशें डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ याद दिला दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात आमतौर पर स्ट्रेन्स की संख्या नहीं होती, बल्कि इसे कितनी बार लिया जाता है, यही सबसे अहम है और यही बात ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपको अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स दिन भर में बार बार लाने चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि असल में दिन में 2 से 4 बार। आपको लगातार अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स डालते रहना चाहिए ताकि जब आपका शरीर पुराने माइक्रोब्स को बाहर निकाले तो नए माइक्रोब्स को पनपने और बढ़ने का मौका मिले। तो याद है मैंने कहा था कि इसके पीछे वैज्ञानिक डेटा है। यह रहा उन स्थितियों की एक छोटी सी सूची जो प्रोबायोटिक लेने से सुधरती हैं: एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी, यूटीआई, आईबीएस, सूजन वाली आंतों की बीमारियां जैसे क्रोहन और कोलाइटिस, छोटी आंत में बैक्टीरिया की अधिकता, कैंडिडा, जीआरडी, वायरल बीमारियां जिनमें फ्लू और कोविड शामिल हैं, फैटी लिवर, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रूमेटाइड आर्थराइटिस।
अगर आप सूजन की समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स मददगार हो सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को समाप्त करने से पहले मुझे दही के बारे में कुछ बातें कहनी है। अगर आप वेगन हैं तो जाहिर है कि यह आपके लिए नहीं है, और अगर आपको डेयरी से एलर्जी है या आप इसे सहन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी समस्या सिर्फ लैक्टोज इंटॉलरेंस या डेयरी से डर है तो मेरी बात सुनिए। दही में लैक्टोज की मात्रा दूध से कम होती है। दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद करते हैं। फैट फ्री दही बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कोई थिकनर या स्वीटनर न हो। अगर आपको फुल फैट दही पसंद है तो घास पर पाले गए जानवरों का दूध सबसे अच्छा विकल्प है। दही में अब भी केसिन नामक दूध प्रोटीन होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए आप खास तरह की गाय के दूध की दही लें, जिसे अदो कहा जाता है, या फिर बकरी के दूध की दही का विकल्प चुनें। तो अगर आप डेयरी दही आजमाना चाहते हैं तो इन 4 बातों का ध्यान रखें। अगर आपको संदेह हो तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल ले लें। मेरे कुछ क्लाइंट्स दोनों तरीके अपनाते हैं, उनमें से कई सिर्फ थोड़ा दही मिलाकर ठीक रहते हैं। मैं सभी डेयरी उत्पादों से बचने की सलाह देता हूं। दही के अपने फायदे हैं, खासकर अगर आप सही चुनाव करें। यह आसान है प्रोबायोटिक्स पाने में मददगार। आपको दिन में 2-4 बार 1 चम्मच दही लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं, और याद रखें, आपको दिन में कम से कम 2 से 4 बार मलत्याग भी करना चाहिए। अगर आप यह फाइबर के साथ और शायद पहले कुछ दिनों के लिए स्टूल सॉफ्टनर के साथ करते हैं तो आप 1 हफ्ते के भीतर महसूस करेंगे कि आपके जठरांत्र मार्ग में बैक्टीरिया की आबादी बदलने लगेगी और आपकी कई सूजन संबंधी बीमारियां, एलर्जी, इम्यून सिस्टम की गड़बड़ियां और पाचन संबंधी समस्याएं भी बदलने लगेंगी। अगर आप इस विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरी एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम है दूध और डेयरी को समझना। यह एक बड़े सीरीज का हिस्सा है जिसमें अंडे, मछली और मांस जैसे विवादास्पद खाद्य समूहों की पोषण प्रोफाइल का वर्णन है। मुझे पता है कि इन खाद्य पदार्थों की सेहतमंदी को लेकर बहुत मजबूत राय है, इसलिए मैं तथ्यों पर ही टिके रहने की कोशिश करता हूं और आपको रोजमर्रा के लिए सुरक्षित दायरा बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूं, आपने कौन कौन से प्रोबायोटिक्स आजमाए हैं और क्या वे आपके लिए कारगर रहे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्रियजनों से शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और फैटी लिवर पर टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह डॉक्टर चानो दसारी हैं, माइंड कम्युनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।